जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली फेंग और मास्टर ली आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और ली फेंग कह रहा होता है कि आप हमारे लिंग फैमिली को अपनी फैमिली के साथ कुछ समय के लिए रख ली। पर मास्टर ली उसे पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब ली फेंग ने उन्हें कुछ मेडिसिन देने का वादा करता है तो वो इसके लिए मान जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लिन थियान के भाई का बेटा आउटर गेट के बाहर एक छोटे से घर में रह रहा होता है। अब 2 दिन बीत जाने के बाद भी लिन फैमिली की तरफ से कोई मैसेज न आने के कारण वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जो उसके आदमी होते हैं वो भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि लिन फैमिली क्या प्लान कर रही है। और तभी उसके भेजे गए 2 आदमियों को किसी ने मारकर उसके पास भेज दिया होता है। अब जिन 2 आदमियों को मार के अंदर भेजा था उसे मारने वाला और कोई नहीं, ली फेंग ही था। और कहता है, क्या तुम इन्हीं 2 का इंतजार कर रहे थे और तुम यही सोच रहे थे ना कि ये 2 तुम्हारे आदमी आएंगे और बताएंगे लिन फैमिली के मन में क्या चल रहा है। लो अब भाई, अब पूछ लो। अब यह देखकर अब ली फेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों में बहुत आराम से आ जाएंगे? अब इसे सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और वो कहता है, हाँ मुझे अब याद आया, तुम वही लड़के हो ना जो तुम उस दिन मेरे पीछे खड़े थे और सभी बातों को सुन रहे थे। और ली फेंग बोलता है, मुझे पता नहीं था तुम मुझे याद रख पाओगी। और ली फेंग कहता है, तुम्हारे फादर एक नंबर के बेकार पर्सन है जिसने अपने ही भाई को फंसा दिया गद्दी हथियाने के लिए। और जब हमारी छोटी सी लिन फैमिली एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती है तो फिर भी तुम हमें जीने नहीं दे रहे हो और हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। वहीं वो बंदा बोल रहा होता है, आज तुम कुछ भी कर लो लेकिन आज तुम्हारी फैमिली हमारे हाथों जरूर मरेगी। और तभी ली फेंग कहता है, क्यों ना मैं यह काम सबसे पहले तुम्हारे साथ ही करूँ। मैं तुम्हें मारकर जुआनयांग सिटी जाऊंगा, फिर तुम्हारे फादर से मिलूंगा। और यह सब कहते हुए ली फेंग अंदर का दरवाजा बंद कर देता है। अब यह देखकर वह अपने आदमियों को ली फेंग को मारने के लिए बोलता है और वह ली फेंग पर हमला करने जा ही रहे होते हैं कि ली फेंग के साथ आए हुए वह 2 मार्शल फाइटर उन सभी को मार देते हैं। और उन सभी को मारने के बाद उनमें से एक मार्शल फाइटर लिन सीजिन को मार कर नीचे गिरा देता है और ली फेंग उसे मारने जाता है, लेकिन तभी लिन सीजिन का मास्टर आके उसे बचा लेता है। अब यह देखकर ली फेंग अपने मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए मास्टर को फिजिकली कमजोर कर देता है, जिससे लिन सीजिन के मास्टर को खड़े होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अब लिन सीजिन कहता है, मुझे मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं वही करने को तैयार हूँ। और वो कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो। यह सब सुनकर ली फेंग को अपनी पिछली मेमोरी याद आने लगती है जहाँ इनके लोगों ने ही मिया को उसके सामने ही जान से मार डाला था। अब यह सब याद करने के बाद ली फेंग उसे माफ नहीं करता और उसे वहीं पर ऑन द स्पॉट मार देता है। अब हम देखते हैं कि लिन फैमिली जुआनयून सिटी के लिए रवाना हो गए थे और एल्डर ली की क्लैन भी जुआनयून सिटी के अंदर ही थी, इसलिए अब से ली फेंग जुआनयून सिटी के अंदर ही रहकर ई सिटी के लिए काम करेगा और साथ ही वह मास्टर ली दियान के भाई से भी मुकाबला करेगा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मास्टर ली कह रहे होते हैं कि ई क्लैन मान गए हैं आपके साथ डील करने के लिए, और यहीं पर यह फ्लैशबैक खत्म होता है। अब साथ ही ई क्लैन के मेंबर लिन फैमिली से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे और उन्होंने खुद अपने छोटे भाई युवान को ली फेंग की फैमिली को बुलाने के लिए भेजा। और ली फेंग युवान को देखकर कहता है, यह तो ई फैमिली के हेड के छोटे भाई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हमें लेने के लिए आए। और जहाँ तक मुझे याद है यह पिछले जन्म में युवान यान का नंबर 1 मार्शल कल्टिवेटर बन गया था और वह जुआनयून सिटी के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर था, लेकिन अभी मुझे इसे अपना दोस्त बनाना होगा। यह फ्यूचर में मेरी जरूर हेल्प कर सकता है। और उसे याद आता है कि उसके पास एक जेड स्टोन है जो किसी के भी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जुआनयून की बात कर रहा होता है उस जेड स्टोन को देने की। और तभी युवान कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जैसा पावरफुल कल्टिवेटर तुम्हारे जैसे बच्चों को कैसे ले जा रहा है। और वो कहता है कि तुम याद रखना बच्चे, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि इसे मेरी फैमिली ने कहा है, और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट रखने वाला हूँ। लेकिन तभी ली फेंग उसे जेड स्टोन को निकाल कर युवान को दे देता है। वो कहता है कि तुम इसका यूज करो, यह तुम्हारी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है और मैं इसे आपको ई क्लैन मैंशन तक ले जाने के लिए थैंक्स के रूप में ये तोहफा दे रहा हूँ। और मुझे पता है आप ऑलरेडी पावरफुल है, लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो तो आपकी पावर और बढ़ जाएगी। लेकिन युवान ऐसा शो करता है जैसे कि जेड स्टोर में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। लेकिन ली फेंग कहता है, आप इसे एक बार आजमा करते देखो, आप इसे एक बार आजमा के तो देखो। लेकिन युवान को अभी भी लग रहा होता है कि यह बच्चा उससे झूठ बोल रहा है और ये कोई कीमती स्टोन नहीं है। लेकिन ली फेंग के बार बार फोर्स करने के बाद वह उस स्टोन का यूज करने लगता है और जब वह उसका यूज करता है तब युवान को ऐसा फील हो रहा होता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से हल्की हो गई है और उसने एक नई टेक्निक भी सीख ली होती है। और युवान कहता है, मुझे ये बहुत पसंद आई, यह सही में एक आम रेसिपी है। और ली फेंग कहता है, आप इसे रख सकते हैं, यूँ समझ ले कि यह आपके लिए ही बना है। और ली फेंग कहता है कि मुझे लगता है हम आगे चलकर एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं और मैं आपके लिए इसी तरह की और जेड स्टोन बना सकता हूँ। और युवान कहता है, बेशक हम एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अब युवान ली फेंग से बहुत नरमी से बात करता है। थोड़ी देर बाद वह ई पेरिस में पहुंच जाते हैं और युवान कहता है कि क्या तुम्हारे पास और भी इस तरह के स्टोन हैं? क्या तुम मेरे लिए कुछ और स्टोन बना सकते हो? जिस पर ली फेंग कहता है, मैंने जो अभी आपको स्टोन दिया है आप उसी से ही कल्टीवेशन करिए, बाद में मैं आपके लिए वैसा ही स्टोन बना दूं। जिस पे युवान हंसते हुए कहता है, देखो भाई, अब आज से हम भाई हुए, तो जिसने भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश की बस तुम मुझे बता देना, फिर मैं उसको देख लूं। और यह दोनों इसी तरह बात कर ही रहे होते हैं कि ई क्लैन के हेड वहां आ जाते हैं और वो आते ही ली फेंग का हाथ पकड़ लेते हैं
हैं और कहते हैं कि आप ही ली फेंग हो ना। और वो कहते हैं मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आप कहाँ रह गए थे, आप बहुत देर से आए हैं तो हम बैठकर बातें करते हैं। इस पर ली फेंग कहता है फादर और अंकल आप दोनों ब्रदर युआन के साथ जाइए, वो आपको आपके कमरे दिखा देंगे और मुझे कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ आपसे मिलने के लिए। इसके बाद वो मास्टर ली के साथ चला जाता है और ली फेंग इनको रेसिपी देता है जिनको उसने देने की बात की थी और वो कहता है यह रेसिपी है जिनको मैंने देने का वादा किया था। वो कहते हैं कि पहला रेसिपी डुलर व्हील बनाने के लिए है जो किसी भी वॉरियर की खोई हुई एनर्जी को वापस ला सकता है, और दूसरी पिल का काम है कि किसी भी कल्टीवेटर का अंदरूनी चोट को हील कर सकता है, और यह दोनों ही मेडिसिन बहुत ऊंची कीमतों पर बिकेगी। यह सुन बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरे सोच से भी ऊपर निकली, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हाई प्राइस पर बिकेगी और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह अब मेरे हाथों में है। मुझे यकीन है कि आपको जिस मास्टर ने भी ये सिखाया है वो जरूर ही बहुत ऊंचे दर्जे की अल्केमिस्ट होंगे। और वो कहते हैं क्या आप हमें उनका नाम बता सकते हैं। लेकिन ली फेंग कहता है मेरे मास्टर को दुनिया भर में घूमना पसंद है इसलिए वह एक जगह नहीं रुक, और उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं किसी को भी आपका नाम ना बताऊं, इसलिए मुझे माफ करना, मैं आपको नहीं बता सकता। अब क्लैन के लीडर ईसन कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बताना तो हम आपको फोर्स भी नहीं करेंगे। पर मिस्टर ली फेंग आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके वादे के मुताबिक आपने हमें ये रेसिपी दी है, हम आपके साथ काम करेंगे। तभी मास्टर रेन कहते हैं मैंने कुछ लिक्विड मेडिसिन देखी थी, क्या आपने ही उन्हें बनाया था। और तभी ली फेंग एक रेयर फ्लावर बाहर निकालकर अपने हाथों में ही रिफाइन करने लगता है, और ये देखकर मास्टर रेन चौंक जाते हैं और कहते हैं मैं आज से ही आपको मास्टर ली फेंग कहकर बुलाऊंगा। और तभी वहाँ पर क्लैन के लीडर की बेटी आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।